नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आपको हिंदी की उपभाषाएं, उनकी बोलियां तथा क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में बोली बोली जाती है, कौन कौन सी, इसके विषय में विस्तार से बताया था कि 5 उपभाषाएं थीं, उनके अंतर्गत फिर कौन कौन सी बोलियां थीं हैं, और फिर उनका जो क्षेत्र था उसके विषय में विस्तार से चर्चा हुई थी। ठीक है, तो आज की क्लास में अब हम चर्चा करेंगे ब्रज भाषा का क्षेत्र, महत्व एवं विशेषताएं, कि ब्रज भाषा का क्या क्षेत्र है, ठीक, क्या विशेषताएं हैं और उनके महत्व क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए, पिछली क्लास में जैसा कि मैंने बताया था कि जो ब्रजभाषा का क्षेत्र है वो आगरा, मथुरा, हाथरस, ये एटा, मैनपुरी, ठीक है, ये सारा इलाका था। तो ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है, देखिए कि मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो ब्रज के अंतर्गत आता है। कौन सा? जो मथुरा के आसपास का इलाका। मथुरा के आसपास का इलाका क्या है? आगरा, आपका हाथरस, एटा, मैनपुरी आदि जो इलाके हैं ये सब ब्रज का क्षेत्र है। और ब्रज प्रदेश में जो बोली जानी, जो उस 84 कोस में जो बोली जाने वाली भाषा है वो ही ब्रज भाषा है आपकी, ठीक, उसे ब्रज भाषा कहते हैं। ठीक, अवधि की भांति ही जिस प्रकार से अवधि एक बोली थी, लेकिन उसका इतना विस्तार हो गया कि अवधि ने एक अपना भाषा का रूप ग्रहण किया। इसी प्रकार से जो ब्रज भाषा है वो अवधि की भांति ही एक स्तर की बोली, उसका जो स्तर था बोली का वो अपेक्षाकृत कहीं अधिक था, हैं? बोली का जो क्षेत्र आता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन उसका जो ब्रजभाषा का था वो अवधि की तरह ही एक बोली की अपेक्षा बहुत ही स्तर उसका अधिक हो गया था। ठीक, तो वो एक समृद्ध साहित्य की भाषा बन चुकी थी। बहुत सारे साहित्य आपके ब्रजभाषा में लिखे गए, ठीक है। और हिंदी के जो कृष्ण कवि थे, हिंदी साहित्य के जो कृष्ण भक्त कवियों का जो उत्कृष्ट काव्य है, सर्वोच्च जो काव्य है वो ब्रजभाषा में ही लिखा गया। किस भाषा में? ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। इस भाषा का जो केंद्र है, जो मुख्य केंद्र है वो क्या है आपका? मथुरा। किसका? ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है, जो मुख्य केंद्र कहा जाता है वो आपका क्या है? मथुरा है, हैं? और इसके अतिरिक्त जो ब्रज भाषा का जो शुद्ध रूप है वो आपको आगरा, अलीगढ़, हाथरस आदि जनपदों में भी मिलेगा या मिलता है। कहां कहां पर? आगरा, हाथरस, अलीगढ़। जो शुद्ध रूप है वो आपको इन इलाकों में मिलेगा। लेकिन जो मिश्रित रूप है, यानी ब्रज भी है और दूसरी भाषाओं का, दूसरी बोलियों का भी मिश्रण है, तो उनका जो क्षेत्र है वो क्या है? गुड़गांव, भरतपुर। भरतपुर कहां पड़ता है? राजस्थान में। लेकिन ये जो ब्रज भाषा का क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ इलाका है, इसलिए वहां पर भी ब्रज भाषा का कुछ प्रभाव है, हैं? आपका ग्वालियर, बदायूं, हैं? एटा, मैनपुरी। कहां पर? ग्वालियर, एटा, मैनपुरी और बदायूं। जो मिला जुला भाषा का, जो ब्रज का जो मिला जुला रूप है वो इन इलाकों में भी, इन क्षेत्रों में मिलता है। कहां पर? गुड़गांव, भरतपुर, ग्वालियर, एटा, मैनपुरी और आपका बदायूं। ठीक,
तो ये आपका ब्रजभाषा का क्षेत्र हो गया। पश्चिमी हिंदी की यह प्रमुख बोली है। जैसा कि हमने बताया था जब उपभाषाओं उसका विकास और कौन कौन सी बोलियां थी, तो पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा थी उसके अंतर्गत जो ये ब्रजभाषा है वो एक प्रमुख बोली थी, प्रतिनिधि की भाषा थी। ठीक है, अब देखिए जो ब्रजभाषा के अंतर्गत, ब्रजभाषा का बहुत बड़ा विस्तार था, तो इस ब्रजभाषा के अंतर्गत जो छोटे छोटे और जो बोलियां विकसित हुई, स्थानीय जिन्हें कहिए स्थानीय बोलियां, उनके क्षेत्र देख लीजिए। तो स्थानीय रूप एवं उनके नाम, स्थानीय रूप एवं उनके नाम, किसके, कौन से, किसके स्थानीय, ब्रजभाषा का जो स्थानीय रूप था। जैसे कहा जाता है ना इसके विषय में भाषा बोली के क्षेत्र में कि कोस कोस में बदले बानी, चार कोस में पानी। यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में आपका थोड़ी थोड़ी दूर में कुछ ना कुछ बोली का परिवर्तन होगा और उससे कहीं थोड़ा और दूर पर पानी का भी परिवर्तन होता है। जैसे कि हम लोग अगर कोई अपने क्षेत्र से हट करके कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो आप अपने आप उसकी बोली से आप लोग समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति फला क्षेत्र का हो सकता है। यदि हमें पता नहीं है कि कहाँ का है, लेकिन अगर यदि बोलता है तो हम लोग जान जाते हैं, अच्छा आप हमीरपुर के रहने वाले हैं, अच्छा आप फतेहपुर के रहने वाले हैं, अच्छा आप आगरा के रहने वाले हैं। तो ये किस तरह से जान जाते हैं आपको, उनकी बोली जो है, बोली से हम लोग ये पता चल जाता है हम लोगों को कि किस क्षेत्र के हैं। तो उसी के विषय में कहा गया कि कोस कोस में बदले बानी, चार कोस में पानी। तो ठीक है, देखिए ब्रजभाषा के जो स्थानीय रूप हैं और उनके नाम, वो देखिए कि ब्रजभाषा का जो क्षेत्र विस्तार था वो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में था, है? तो इसकी जो कुछ स्थानीय रूप भी, स्थानीय बोलियां भी विकसित हुई, उनके विषय में देखिए। पहली जो बोली थी ब्रजभाषा के अंतर्गत, जो बोली थी वो कौन सी थी, बोक्सा। कौन सी बोली थी, बोक्सा है। और इसका जो क्षेत्र था वो क्या था, नैनीताल का जो तराई था क्षेत्र, नैनीताल का तराई क्षेत्र, यानी जो नैनीताल का जो तराई क्षेत्र था वहां पर बोक्सा नामक बोली बोली जाती थी। ठीक, इसके पश्चात में दूसरी जो बोली थी आपकी क्या थी, अंतर्वेदी। कौन सी बोली थी, अंतर्वेदी। इसका जो क्षेत्र था वो था एटा, मैनपुरी, पीलीभीत और बरेली। क्या थी, एटा, मैनपुरी या मैनपुरी और आपका एटा, मैनपुरी, पीलीभीत और बरेली। ठीक, ये आपका किसके अंतर्गत था, अंतर्वेदी के अंतर्गत। इसके पश्चात में जो तीसरी बोली थी वो कौन सी थी, डोंगी। इस डोंगी का क्या क्षेत्र था, देखिए डोंगी का जो क्षेत्र था वो भरतपुर के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र था। कौन सा इलाका था, भरतपुर के पहाड़ी इलाके का क्षेत्र। ठीक, ये आपका ब्रजभाषा के अंतर्गत जो स्थानीय बोलियां थी कौन कौन, बोक्सा, अंतर्वेदी और डोंगी तथा उनका क्षेत्र। इस तरह से आपके प्रतियोगी प्रश्न पुस्तिका परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि बोक्सा जो बोली है वो किस उपभाषा के या किस भाषा के अंतर्गत है, डोंगी किस भाषा के अंतर्गत है, अंतर्वेदी किस भाषा के अंतर्गत है। तो किसके अंतर्गत है आपके, ये ब्रजभाषा के अंतर्गत। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं ब्रजभाषा की विशेषताएं।
विशेषताएं क्या क्या हैं? नंबर 1 विशेषता है कि ब्रज भाषा में जो खड़ी बोली आ के स्थान पर जो आ अक्षर है, ये विशेषताएं हैं कि ब्रज भाषा में खड़ी बोली का जो आ था उसके स्थान पर ओ और औ का प्रयोग होता है। कैसे? जो ब्रज भाषा में खड़ी बोली का, मान लीजिए खड़ी बोली का जो आ है वो ब्रज भाषा में क्या हो जाता है, उसका ओ और औ, कहीं पर ओ हो जाएगा और कहीं पर औ हो जाएगा। ये कौन सा रूप है? ब्रज भाषा का रूप है और ये खड़ी बोली का रूप। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, क्या आया, इसका क्या हो जाएगा? आयो। ये कौन सा रूप है आपका? खड़ी बोली का, और ये है आपका ब्रज का। ठीक। कहा दूसरा शब्द है, कहा, तो इसका जो ब्रज में हो जाएगा कहा का क्या हो जाएगा? कह्यो। है? तो ये आपका खड़ी बोली में है शब्द और ये आपका ब्रज भाषा में। ये आपकी विशेषता है। और दूसरी विशेषता देखिए, दूसरी विशेषता क्या है कि जो और अय और औ, क्या अय और औ, ये जो अक्षर हैं ये क्या है? ब्रज भाषा की विशेष ध्वनियां हैं। ए और औ ब्रज भाषा की क्या है? विशेष ध्वनि है। यानी इन अक्षरों का बहुत ही, इन ध्वनियों का बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए खड़ी बोली का क्या है? ए और ओ, ये हो गई आपकी खड़ी बोली और ये हो गई आपकी ब्रज। ठीक। देखिए खड़ी बोली में ए और ओ, तो इसका जो ब्रज में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अय और औ। जैसे देखिए खड़ी बोली में क्या है आपका? तो ब्रज में क्या हो जाता है? तो खड़ी बोली में और तो आपका ब्रज में। ठीक। तो का तो है, को का कौ, को का कौ। ठीक। ये खड़ी बोली में हो गया और ये आपका ब्रज में हो गया। इसके पश्चात में देखिए तीसरी विशेषता क्या है इसकी? तीसरी विशेषता यह है कि खड़ी बोली में अंगा के स्थान पर रा का प्रयोग होता है। खड़ी बोली के अंगा के स्थान पर ब्रज में रा का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। कैसे? देखिए जैसे पड़ा, ये आपका क्या है? खड़ी बोली का रूप है। तो ब्रज में क्या हो जाएगा? परा। पड़ा आपका खड़ी बोली का रूप है और परा आपका ब्रज भाषा का रूप है। जुड़ा, तो ब्रज भाषा में क्या हो जाएगा? जुड़ा। ये आपका विशेषता है ब्रज भाषा की तीसरी। ठीक है। और इसी के अंतर्गत और है कि ला का भी, जो ला अक्षर है इसका भी रा हो जाता है। यानी खड़ी बोली में ला है तो ब्रज भाषा में रा हो जाता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे उलझना,
ये आपका खड़ी बोली का रूप है। ब्रज में क्या हो जाता है, उरझना। इस ला का ये रा हो गया, ठीक। तो ला का भी रा हो जाता है, यानी खड़ी बोली में ला का ब्रज भाषा में रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जलना है, तो इसका क्या हो गया, जरना। ला के स्थान पर रा हो जाता है, ठीक। तो ये विशेषता है। अगली विशेषता देख लीजिए कि खड़ी बोली में भूतकाल और ब्रज में भूतकाल। देखिए खड़ी बोली में जो आपका भूतकाल का जो रूप है वो क्या है, था, ठीक। तो ब्रज में जो भूतकाल का रूप क्या हो जाता है, हुतो। क्या हो जाता है, हुतो या हुते। दूसरा क्या, थे। ये खड़ी बोली में ब्रज भाषा जो भूतकाल का रूप है, थे। तो ब्रज भाषा में क्या हो जाता है, हुते या हुतो। थे का क्या हो जाएगा, का हुते या हते, हुते या हते, ठीक। इसके पश्चात में जो थी है, थी का क्या हो जाता है, हुती या हती, हुती या हती। तो इस तरह की विशेषता है ब्रज की, ठीक है। आदि शब्दों का इस तरह से प्रयोग आपका होता है, ठीक। तो ये आपकी हो गई विशेषताएं। ब्रज भाषा में जो पद्य साहित्य के अतिरिक्त जो गद्य रचनाएं भी मिलती हैं, वो श्रुति माधुर्य के कारण है। ब्रज भाषा में जो पद्य साहित्य के अतिरिक्त जो गद्य भाषा में भी साहित्य लिखा गया, वो श्रुति माधुर्य के कारण। श्रुति माधुर्य मतलब जो सुनने में मधुरता प्रदान करें, सुनने में अच्छी लगे। तो इस कारण से ये भाषा बहुत ही लोकप्रिय हो गई। कौन सी, आपकी ब्रज भाषा। किस कारण से, श्रुति माधुर्य के कारण। श्रुति माधुर्य के कारण क्या हो गई, बहुत ही लोकप्रिय हो गई, ठीक। और दूसरी विशेषता क्या है कि जो ब्रज भाषा का साहित्य था वो देवनागरी लिपि में मिलता है। इस भाषा का जो स्थान भक्ति काल में और रीति काल में था, वो स्थान अब खड़ी बोली ने ले लिया है, या खड़ी बोली को स्थान प्राप्त हो गया है, ठीक। तो बस आज की क्लास यहीं तक, या यहीं से आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो ब्रज भाषा का साहित्य था, या ब्रज भाषा के जो भक्ति काल में कौन कौन कवि थे, कौन कौन से काव्य ग्रंथ लिखे गए, रीति काल में कौन कवि थे, उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे, आधुनिक युग में कौन से कवि थे और कौन कौन से ग्रंथ लिखे। यानी ब्रज भाषा का जो साहित्य है वो प्रत्येक युग में कैसे लिखा गया, कौन कौन से उस युग में कवि हुए, इसकी चर्चा हम आपकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।